वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑइकॉस और नेमिन, जिसका अर्थ है, ऑइकॉस का अर्थ होता है गृह और नेमिन का अर्थ होता है प्रबंध। तो मिलकर बना इनका गृह प्रबंध। साधारण शब्दों में अर्थशास्त्र का अर्थ है धन से संबंधित सभी क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने, कल्याण बढ़ाने के लिए किए गए सीमित साधनों का उपयोग भी अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग दी हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन की प्रकृति और कारणों की खोज है। इन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी माना जाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, इन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में ये परिभाषा दी थी। फिर आता है हमारे पास भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी हमें डॉक्टर मार्शल ने। इनके अनुसार अर्थशास्त्र व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ महत्वपूर्ण संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों जो समाज में उपलब्ध होते हैं, उन पदार्थों की प्राप्ति और उपयोग करने से है। जो वर्तमान में समाज में पाए जाते हैं उन पदार्थों को ग्रहण करना है, उससे इनका अभिप्राय था। फिर है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी थी प्रोफेसर रॉबिन्सन ने। इनकी पुस्तक का नाम एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में लिखी थी इन्होंने। इनके अनुसार अर्थशास्त्र जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों और उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। विभिन्न उपयोग होते हैं जिनके और सीमित साधन हैं और उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। फिर दी थी विकास संबंधी परिभाषा सैमुअल्सन ने। इनके अनुसार व्यक्ति या समाज किस प्रकार मुद्रा से या इसके बिना वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ साधनों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। दुर्लभ साधन होते हैं वो साधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी मांग बहुत अधिक होती है लेकिन उनकी पूर्ति बहुत कम होती है। फिर है हमारे पास साधनों की दुर्लभता। साधनों की दुर्लभता से अभिप्राय साधन बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं जबकि हमारी आवश्यकताएं बहुत असीमित हैं। इनको पूरा करने के लिए जो साधन है वो प्रकृति ने बहुत कम दिए हैं, जैसे पानी, प्राकृतिक खनिज आदि भी बहुत कम मात्रा में पाए गए हैं, लेकिन हमारी आवश्यकताओं बहुत ज़्यादा हैं। इनको पूरा करने के लिए हमें इन साधनों का सही ढंग से उपयोग करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। यह साधनों की दुर्लभता है, स्केर्सिटी ऑफ सोर्सेज। फिर हमारे समक्ष समस्या पैदा होती है साधनों के चयन की समस्या। के साधनों का उपयोग किन किन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाए। तो इन समस्याओं को कहते हैं साधनों की चयन की समस्या। चयन की समस्या पैदा होने के कुछ कारण हैं कि ये चयन क्यों करना पड़ता है। सबसे पहले थी हमारे पास आवश्यकताएं असीमित हैं। हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। हमारी आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जाती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास जो साधन है, आय है, संपत्ति है, वो बहुत सीमित मात्रा में है। दूसरी बात है साधन सीमित और दुर्लभ, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए जो हमारे पास साधन है वो क्या है, सीमित मात्रा में ही हैं। साधनों के वैकल्पिक उपयोग। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि इन साधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं।
का इन वैकल्पिक उपयोग का अभिप्राय है कि इन साधनों का उपयोग कई कार्यों के लिए किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए दूध का उपयोग कई कार्यों के लिए किया जाता है। दूध से दही बनाई जा सकती है, दूध से पनीर निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर किसी साधनों का अधिक उपयोग किया जाता है, वैकल्पिक उपयोग या विभिन्न उपयोग किए जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं वैकल्पिक उपयोग। आर्थिक समस्या, चयन की समस्या। आर्थिक समस्या किसे कहते हैं? इन समस्याओं को ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। चुनाव की समस्या, साधनों के दुर्लभता और चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? ऐसी क्रियाएं जिनसे धन का सृजन हो। धन का सृजन मतलब जिनसे धन बनता हो, उन क्रियाओं को कहते हैं हम आर्थिक क्रियाएं। जैसे उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय, ये सब क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। विस्तृत रूप में आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं भी होती हैं जिनका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का उपयोग करना है। कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो सीमित साधनों का उपयोग करते हैं, उनका सही ढंग से उपयोग करना भी आर्थिक क्रियाएं ही कहलाता है। सबसे पहले आता है हमारे पास उत्पादन। उत्पादन वस्तु सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। या मूल्य में वृद्धि करना भी उत्पादन कहलाता है। फिर है हमारे पास उपभोग। अब आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु सेवाओं का उपयोग। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु सेवाओं का उपयोग करना उपभोग कहलाता है। फिर है हमारे पास निवेश। निवेश कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनें, भवन आदि के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को निवेश कहा जाता है। विनिमय, विनिमय कहते हैं हम क्रय विक्रय, लेन देन को विनिमय कहा जाता है। उत्पादन किसी वस्तु का उत्पादन करने को, बढ़ाने को। उपभोग मतलब किसी वस्तु को उपयोग करना। निवेश मतलब किसी चीज़ में किया गया, पूंजीगत वस्तुओं में किया गया व्यय। विनिमय कहेंगे हम क्रय विक्रय को। जिस प्रकार हम कोई वस्तुएं बाज़ार में खरीदते या बेचते हैं, उसको क्रय विक्रय कहते हैं। फिर है हमारे पास अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? किसी क्षेत्र में होने वाली आर्थिक क्रियाएं। जो भी किसी क्षेत्र में आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, उन सब के जोड़ को कहेंगे हम अर्थव्यवस्था। जैसे एक गांव, एक शहर या ज़िले में जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उन सब के जोड़ को क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था। साधारणतया हमारे पास 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारे पास समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और तीसरी आती है हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण पाए जाते हैं। वो एक ही अर्थव्यवस्था है, जिसे भारत की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो पहली अर्थव्यवस्था हमारे पास बाजार अर्थव्यवस्था, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें उत्पादन के साधन, जो भी उत्पादन के साधन होते हैं जिनसे उत्पादन किया जाता है, उन पर निजी लोगों का अधिकार होता है और सरकार उन आर्थिक क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करती और कीमत संयंत्र, मांग और पूर्ति के द्वारा तय की जाती है। उसके बाद आता है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार योजनाएं बनाकर समाज कल्याण के लिए योजनाएं बनाती है और इनको लागू करती हैं। ये इस प्रकार की अर्थव्यवस्था चीन में पाई जाती है। उसके बाद आता हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर गलती के कारण नहीं लिख पाए हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं हम उन अर्थव्यवस्थाओं को, उस अर्थव्यवस्था में जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे कहते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद के गुण भी पाए जाते हैं और पूंजीवाद, इसमें दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में केवल पूंजीवादी निजी क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। केंद्रीय योजनाबद्ध या
समाजवादी अर्थव्यवस्था में इन उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र भी काम करता है और साथ में साथ पूंजीवादी क्षेत्र भी समाजवादी क्षेत्र भी काम करता है। जिस प्रकार हमने देखा होगा, हॉस्पिटल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सरकारी हॉस्पिटल, दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल। जिस तरह सरकारी स्कूल होते हैं उसी तरह प्राइवेट स्कूल में दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था इसका एक उदाहरण है। सरकारी क्षेत्र को सरकार नियंत्रण करती है और निजी क्षेत्र को निजी लोग नियंत्रित करते हैं।